मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। और इस जीके की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। यानी जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आज आपका 28वां दिन है, यानी हम इससे पहले 27 चैप्टर कर चुके हैं, यानी 27 टेस्ट कर चुके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ते जाएंगे वो इस बार पहले जुड़ने के तुरंत बाद वो पहले शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद में हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे केवल आपकी जीके की क्लास नहीं है, रीजनिंग की क्लास है आपकी सुबह 7 बजे चलती है। फिर मैं आपको 12:30 बजे आपके सामने प्रदर्शित होता हूँ और आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। इसके बाद में आपको शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है और फिर शाम को 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है। और आपको भी पता चल गया है कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ चुकी है और यूपीएसआई के नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आपको ये मालूम है कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि 3 साल का यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 3 साल का रिलैक्सेशन का मतलब है कि हम उन अभ्यर्थियों से भी कंपटीशन करेंगे जो वास्तव में पहले से तैयारी कर चुके हैं या पहले भी तैयारी कर कर पास या फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो उनसे आपका कंपटीशन है, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी का आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में इस चाणक्य बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि आपको मात्र 299 रुपए में मिलने वाला है। भले ही कीमत आपको 599 दिख रही होगी, लेकिन आप यहां पे कूपन कोड लगा सकते हैं R50, और R50 कूपन कोड लगाकर ये जो आपको बैच है 599 की जगह पे 299 का मिल जाएगा। ये आपका स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे हम आपको 50% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद आप केवल 299 में हमारे साथ में अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में पूरी तरह से हमारे साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ में पिछड़ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हैं, तो आपको हमारे द्वारा पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा, आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको तैयारी करने का तरीका बताया जाएगा, आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर की जाएगी कि किस तरह से आप यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बैच आपको कहां मिलेगा ये भी आप याद रखिएगा। ये बैच आपको मिलने वाला है बाई एससी ऐप पर। तो सबसे पहले आपको बाई एससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन के बाद आप यहां पे कोई भी बैचेस खरीद सकते हैं। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सुजीत सिंह, सुरजीत, दुब्यांशी, सभी को गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को नोट भी कीजिएगा, जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस के इन क्वेश्चन से अगर बनते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपको क्या बताना है कि एक यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1975 में की जाती है। लेकिन ये है कहां पे, आपको ये बताना है। तो आप क्या बताएंगे? इसकी स्थापना मैं बता देता हूं आपको, बस पहले ये बताना है कि इसकी स्थापना कहां की गई थी, लेकिन 1975 में इसकी स्थापना की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर दिया है सुजीत सिंह ने। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड आफ्टरनून है वैसे तो। झांसी आंसर दे रहे हैं एएसपी, और सुजीत सिंह भी झांसी बता रहे हैं। एएसपी ने कुशीनगर बताया, भाई कुशीनगर नहीं है इसका आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? झांसी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, उस बुंदेलखंड क्षेत्र में आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रूप में एक यूनिवर्सिटी देखते हैं जिसका नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1975 में झांसी में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप देख पा रहे हैं वाराणसी में। तो वाराणसी में आप सभी जानते हैं कि यहां पर BHU है, जो कि आपका यहां पे हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखते हैं, तो यहां पर आपका आंसर ये आ जाएगा। सुरजीत भाई गुड आफ्टरनून। सुरजीत भाई पहले ही बोल दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में संविधान है और संविधान में हमारे पास में
राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात ये जरूर है, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोगों के कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। ये लोगों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य इस पर काम करता है। तो आपके लिए पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, जिनका आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो आर्टिकल क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान दिया गया है। और ये 36 से 51 तक में भाग आपका पूछा जाए तो भाग नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितनों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है भाई? हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो बनारस में है, बिल्कुल सही बात है। सुरजीत ने आंसर दिया है, 4th में है, बिल्कुल सही है। कोमल नमस्ते, इसी के साथ में सुजीत सिंह आ चुके हैं, कोमल ने भी आंसर दे दिया है, एएसपी का भी आंसर आ चुका है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, भाग 4 है, वो बिल्कुल सही है। यानी इसके पहले भाग 3rd है जो मौलिक अधिकार है, जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। यानी हमारे पास में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और इसका हनन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कल्याणकारी राज्य के द्वारा, यानी लोगों के कल्याण के बनाए जाने वाले उद्देश्य के तहत, यहां पर डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और यह भी पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया है, बिल्कुल सही है सुजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते भाई इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं। आपको पता है कि फोर्स के द्वारा लेबर हमें मिलती है, हम किसी को फोर्स कर देते हैं, वो फोर्स क्या करते हैं? जबरदस्ती उससे काम कराते हैं। कभी आप देखते होंगे कि किसी से भीख मांगने का काम कराया जाता है, किसी के द्वारा स्लेवरी कराई जाती है, मानव तस्करी कराई जाती है, ऐसी चीजें आप देख पाते हो। तो उसके लिए भी हमारे पास में संविधान में एक आर्टिकल दिया है कि ऐसी चीजें अगर आपको कोई भी पाया जाता है तो इनका क्या किया गया है? इनको रोकने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए प्रतिषेध किया गया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में बलात् श्रम, जिसे हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं, दास्ता जिसे स्लेवरी कहते हैं, इसका प्रतिषेध कहा गया है, प्रोहिबिशन कहा गया है। तो कौन सा आर्टिकल नंबर है? और ये बताएंगे, जल्दी से बताइए। एएसपी बता रहे हैं आर्टिकल नंबर 23, कोमल का भी 23 है, सुरजीत 24 बता रहे हैं। तो यहां पर सुरजीत बता रहे हैं 24, जो कि गलत है। लेकिन यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 23 के तहत स्लेवरी, दास्ता, मानव तस्करी, फोर्स लेबर, इसको रोकने का प्रावधान किया गया है, इसका प्रतिषेध किया गया है। इसके लिए यहां पे आर्टिकल नंबर 23 दिया गया है। ठीक है दिव्यांशी, नमस्ते। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप जानते हैं कि आपको अगर कोई जॉब देखनी होती है तो जॉब देखने के लिए आपके पास पहले एक वेबसाइट थी जिसमें आप जाते थे, जॉब सर्च करते थे, जिसका नाम था naukri.com। लेकिन फिर उसके बाद में एक कॉम्पिटिटर आता है, और कॉम्पिटिटर में आपका एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है लिंक्डइन। और ये लिंक्डइन भी क्या है? यहां पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? यहां अपनी प्रोफाइल बनाई जाती है और इसके बाद में जॉब मिलती है। ठीक है, तो इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और आप यहां पे देख पाएंगे कि एक कंपनी यहां पे क्या करती है? इसको खरीद लेती है, अधिग्रहण कर लेती है। वो कंपनी आपसे पूछी जा रही है। तो निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट के द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण किया गया? और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? सुरजीत कुमार बता रहे हैं फेसबुक, कोमल बता रही हैं डी, दिव्यांशी का आंसर डी है। हर्ष वर्मा भाई राधे राधे, बहुत दिन बाद आ रहे हो भाई, कहां थे? तो आपको पता होना चाहिए भाई, फेसबुक ने इसका अधिग्रहण नहीं किया। इसका अधिग्रहण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया, जो आप जानते होंगे बिल गेट्स की कंपनी है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने कब खरीदा? 2016 में खरीदा। और 2016 में इसने कितने बिलियन डॉलर में खरीदा? आप जानेंगे, 26 बिलियन डॉलर में इसने खरीद लिया था। यानी आप यहां पे किसी कंपनी को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप यहां पे कोशिश क्या करते हैं कि ये कंपनी मुझे मिल जाए। ऐसा ही किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। आप यहां पे देख पा रहे हैं फेसबुक जो है,
फेसबुक जो कंपनी मार्क जकरबर्ग की है, इस मार्क जकरबर्ग ने देखा कि फेसबुक का लोग कम यूज कर रहे हैं, इस स्थिति में इसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया और इसी के साथ इसने इंस्टाग्राम का भी अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि लोग ज्यादातर किसका यूज कर रहे थे, इंस्टाग्राम का यूज कर लेते। तो इनका यूज करने पर फेसबुक यहां पे नीचे चला जाता है, तो ये क्या करता है, उन चीजों को खरीद लेता है। तो ये बात यहां पर यही है कि लोग अपनी मोनोपोली के लिए भी ऐसा कर देते हैं। हमको किसी की नजर लगी, भाई किसी की नजर नहीं लगी है, आपका ध्यान कहीं और होगा, कहीं और लगाए हुए होगे, एसआई पर लगाओ, ठीक है, और किसी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है। आपको पता है कि हमारे पास में पंचायतों का प्रावधान हो गया, नगर पालिकाओं का प्रावधान हो गया। इन नगर पालिकाओं के द्वारा और पंचायतों के द्वारा यहां पे योजनाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग योजनाएं बनाई जाएंगी। ऐसा तो है नहीं जो पंचायत बनाएगी वही नगर पालिका बनाएगी, तो दोनों अलग अलग योजनाएं बनाएंगे। अब दोनों ने अलग अलग योजना बनाई तो इनको एकीकृत करने का काम, इनको समेकित करने का काम किसका होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे? कोमल का आंसर डी, दिव्यांशी का आंसर डी है, कोमल बता रहे हैं हाँ। आर्टिकल नंबर 24 है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान देता है, वो उसके लिए नहीं है, ठीक है, स्लेवरी के लिए नहीं है, फोर्स लेबर के लिए नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर दिया है, सी आंसर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा योजनाएं जो देखते हैं, ये योजनाएं अलग अलग होती हैं, इनको एकीकृत करना, इनको समेटना किसका कार्य है? तो आप यहां पे बताएंगे कि राज्य में एक समिति होती है जिसे हम कहते हैं जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिसे हम डीपीसी के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम डीपीसी के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 243 में दिया गया है। और लेकिन 243 से लेकर 243 ओ तक तो आर्टिकल है ही, लेकिन इसका जो प्रावधान है ना जेड डी में दिया गया है, ये बात आप याद रखेगा। इसका योजनाओं का एकीकृत करना है, समेकित जिला, अब जिले के अंदर पंचायतें भी होंगी, नगर पालिकाएं भी होंगी, तो दोनों का विकास करना है, दोनों की योजनाओं को तैयार करना है, दोनों की योजनाओं को देखकर एक प्रकार की योजना यानी समेकित करना है, समेटना है, एकीकृत करना है, ठीक है। डी है, सी नहीं सर। हाँ जी बी है, मैंने कहा सी बोला है, डी तो बताया है मैंने, कब बोला सी है? सी तो आप लोगों के द्वारा जो दिया गया था वो मैंने बोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, जब कोई देश या कोई कंपनी किसी दूसरे देश के सामान को लागत मूल्य से कम पर बेचती है, यानी कोई देश है वो किसी दूसरे देश में अपना सामान बेचता है, तो उसकी जो लागत मूल्य है ना उससे वो कम पर बेचता है, तो वहां पर घरेलू सामान जो होता है उसका नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचाने के लिए एंटी डंपिंग की जांच होती है, यानी डंपिंग को रोकना क्या है। जब कोई देश है, जैसे मैंने कहा चाइना है, चाइना क्या करता है अपने यहां पर, मतलब अपने यहां पर चीजें भेजता है, जब वो यहां चीजें भेजता है तो वो चीजें लागत मूल्य से अगर कम हो तो क्या होगा, हमारे यहां पे वो दूसरी चीज कोई नहीं खरीदेगा। मैंने कहा कि मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल जो है वो वहां पर कितने का बना है, 5,000 का, और यहां पर चाइना क्या करता है, ये 5,000 के मोबाइल को 4,000 में बेचने का काम करता है। और भारत में ये मोबाइल जो है वो 6,000 का है या 5,000 का है, तो क्या होगा, तो लोग चाइना के मोबाइल पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ऐसी स्थिति जब लागत मूल्य से कम कीमत पर कोई देश अपना सामान यहां पर दूसरे देश में बेचता है तो वहां पर डंपिंग रोकने का काम किया जाता है, इसे एंटी डंपिंग कहते हैं। और इसकी जांच करनी होगी तो भारत में एंटी डंपिंग एजेंसी है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीजीटीआर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डीजीटीआर कहते हैं। और डीजीटीआर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एक न्यायिक व्यवस्था है जहां पर कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है लागत मूल्य से कम है, तो आप यहां पे जांच करा सकते हैं। ये बात 1,000 का लॉस हो गया
हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट आएंगे तो चीजों को समझो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी डंपिंग के लिए डीजीटीआर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज है और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जल्दी बताइएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किस के पास है? कौन मंत्री हैं वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय के? जल्दी से बताइएगा, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश में महिलाओं की भी संख्या होती है, पुरुषों की भी संख्या होती है, और दोनों की जो संख्याएं अगर आप देखेंगे तो इसे हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लिंग अनुपात में भी एक तरफ महिलाएं होंगी, एक तरफ पुरुष होगा। तो यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जहां पर महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा है, ऐसा कोई देश है क्या? आप बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? न्यू स्टूडेंट है भाई बीरा भाई, आपका स्वागत है। आप यहां पे जुड़ सकते हैं यूपीएसआई के लिए टारगेट करने के लिए। आप हमारे साथ में रोजाना जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस आपकी रोजाना 12:30 बजे होती हैं, ठीक है। कोमल बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दिव्यांशी बता रहे हैं ए, सुजीत बता रहे हैं ए, स्टूडेंट लाइफ बता रहे हैं ए। तो जो लोग ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी रूस में वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या जो है वो कम है। अगर आपसे पूछा जाए कितना, तो महिलाओं की संख्या जो है वो लगभग 54% है, जिसे हम 54% कहते हैं। लेकिन वहीं पर पुरुषों की संख्या की बात करेंगे तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाती है? वो आपकी 46% रह जाती है। यानी रेशियो की बात करेंगे तो 1000 महिलाओं पर लगभग 863 मेल। ये अगर रेशियो की बात की जाएगी, 1000 फीमेल पर 863 मेल हैं, ये यहां पे रेशियो निकल के आता है। लेकिन भारत के लिए रेशियो क्या बन जाता है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। ये मेल और फीमेल का रेशियो है भारत में। चलो ठीक है, अशोक यादव भाई हेलो नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको हमने दे दिया सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन का अधिकार दे दिया। आप अगर कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी मंत्रालय के तहत आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक इंफॉर्मेशन के लिए क्या बनाया? आरटीआई एक्ट बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया। और ये आरटीआई एक्ट जो आया था वो कब बना था? 2005 में, इसलिए इसे आरटीआई एक्ट 2005 कहते हैं। अब आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग। क्या आयोग है? सीआईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें से बोला जा रहा है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हर्ष तुम पुराने स्टूडेंट भाई, हर्ष बहुत पुराना स्टूडेंट है। हर्ष कई टाइम से नहीं आ पा रहा होगा, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट लाइव बता रहे हैं डी, सुजीत सिंह डी बता रहे हैं, कोमल ने डी, सुजीत सिंह, सब लोगों ने डी ऑप्शन बताया है। और यहां पे आपका जो आंसर होगा, ये क्या आंसर हो जाएगा? ये गलत होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। यानी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के तहत आता है। आप सीआईसी का मतलब क्या है? आप यहां पे इंफॉर्मेशन चाहते हो, इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो? सामने वाले की शिकायत ही तो कर रहे हो, पब्लिक ग्रीवांस ही तो है। और ये ग्रीवांस किसके अंतर्गत आएगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के तहत आएगा। आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो। और ये किसके तहत आता है? इसके मंत्री कौन हैं? आप ये बताओ, ये किसके तहत आता है, यानी कौन इसका मंत्री है? जल्दी से बताइए। मैं युद्ध करके गया था क्लास से सर। हाँ कोई बात नहीं है भाई, रूही से युद्ध करने का कोई मतलब बनता था? चलो बेटा, इसका मंत्री याद रख लेना। इसका मंत्री हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि पब्लिक ग्रीवांस जो है प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके लिए एक स्टेट मिनिस्टर जरूर बनाए जाते हैं, वो जितेंद्र सिंह हैं। बाकी ये इसके मंत्री प्रधानमंत्री ही हैं, यानी नरेंद्र मोदी ही इसके मंत्री हैं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। अब आपने यहां पे देख लिया आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें अगर हम यहां पे कोई भी चीजें चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक सूचना आयुक्त बनाया जाता है। तो सूचना आयुक्त की बात की जा रही है, इनमें से ऐसा कौन है, यानी कौन सा विकल्प है जो किसी सूचना आयुक्त को हटाने का आधार नहीं है। अगर आप सूचना आयुक्त को पद से हटाना चाहते हैं तो इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो उसका आधार नहीं है, वो पद से हटाने की बात नहीं करता। तो बताइए ऐसा कौन है। बात वही आ रही है आरटीआई एक्ट, जो कि 2005 में आया था, और इसके तहत इसका जो आयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना और कमिश्नर मतलब होता है आयुक्त। तो सूचना आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, और सूचना आयुक्त यहाँ पे क्या करता है, आपकी जो पब्लिक ग्रीवांस होती हैं, आप जो इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको 30 दिनों के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आप यहां पे बताइए कौन सा आंसर होगा। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। सुजीत सिंह ने बताया ए, कोमल बता रही है बाय, और कोमल ने बताया 62। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, देखो किसी भी व्यक्ति को कब हटाया जा सकता है, जब वो दिवालिया हो जाए। बिल्कुल हटाया जा सकता है, हाँ जी हटाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को शरीर की दुर्बलता के कारण, भाई अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने दायित्व को निभाने में अक्षम घोषित हो जाए, तो क्या वो यहां पे पद पे रह सकता है, नहीं रह सकता। इसीलिए यहां पे ए सही है और सी सही है। डी क्या कहता है, व्यक्ति को नैतिक अक्षमता से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया जाता है, यानी उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो क्या वो सूचना आयुक्त रहने का अधिकार रखता है। चरित्रहीनता का मतलब है कि यहां पे मान लीजिए भ्रष्ट आदमी है, ठीक है, तो उसको भी सूचना आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। लेकिन 62 वर्ष की अवस्था में यहां पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष तक, 65 वर्ष का मतलब जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या हो जाएगा, रिटायर नहीं होगा। या फिर क्या हो, 3 वर्ष, मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज अगर पहले हो जाए, उस आधार पर उसको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन रिटायर पद से हटाना नहीं होता, क्योंकि रिटायरमेंट उसका मतलब होता है कि अपनी सेवा से वो निवृत्त हो चुका है, सेवा दे चुका है। वो पद से हटाना नहीं है। पद से हटाना तो आपको क्या है कि आपको जबरदस्ती हटा दिया जाए, आपके किसी भी कारण, अक्षमता के कारण, लाभ के पद के कारण, दिवालिया होने के कारण, चरित्रहीनता के कारण, ये चीजों से आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी बताया सबने, यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहां पे कृषि होती है, हमारे यहां पे जमीनें हैं, और अगर जमीन है तो उसका डेटा भी तैयार करना है। ठीक है, और डेटा तैयार करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोर करेंगे तो बहुत सारा डेटा अगर हो जाएगा तो उसे मैनेज भी करना पड़ेगा, और मैनेज करेंगे तो यहां पर समझ में आता है कि हम उसकी मैपिंग भी करेंगे। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रणाली जिसके तहत डेटा को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसका हम क्या कर रहे हैं, भंडारण यानी स्टोर कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मतलब एनालाइज भी कर रहे हैं, और उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं, यानी उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसी चीजों के लिए कोई अगर यहां पर सिस्टम है तो इन चारों में से वो कौन सा सिस्टम है जिसके तहत हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है। हर्ष वर्मा का आंसर है डी, और इसके अलावा एएसपी बता रहे हैं बी। स्टूडेंट का आंसर है डी। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो याद रखना कि स्थानिक डेटा को ग्रहण करना, किसी भी स्थानीय डेटा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास में जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीआईएस कहते हैं। अब आप कहेंगे जीआईएस क्या होता है, तो जीआईएस होता है, जी का मतलब होता है जियोग्राफिकल, क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं किसी की जमीन की, तो यहां पर जियोग्राफिकल रूप से कर रहे हैं।
हम उसकी क्या चाहते हैं, हम उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर हम इंफॉर्मेशन अगर स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमने कुछ सिस्टम बनाया होगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है, GIS कहलाता है, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, जिसके तहत हम शहरी नियोजन की तैयारी करते हैं, कृषि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपदा प्रबंधन अगर हमें पता चल जाए, यानी कोई भी आपदा आने वाली है उसका मैनेजमेंट करने के लिए मैपिंग की जाती है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मैपिंग की जाती है, उसका डेटा स्टोर किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगरा से लाला, प्रिंस का आंसर है डी। सर अच्छा, मैं आगरा से हूं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपको जीने का अधिकार है, बिल्कुल सबको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो होती है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया जाता है। तो ये जो स्थापित प्रक्रिया है, यही पूछा जा रहा है कि ये हमारा जीने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये किसकी बात कर रहा है, हमारे पास में राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और ये दोनों अधिकार हमें कहां पे मिलते हैं, तो हमें आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 ही हमें यहां पे जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्र रूप से यहां पर वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए कितनों ने सही दिया है। हाँ जी, ऑफलाइन भी चलता है, सब कुछ ऑफलाइन रहता है हमारा भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो हम लोग ऑनलाइन आते तो हैं भाई इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 12। हाँ, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपने कंप्यूटर रिसोर्सेज की परिभाषा देखी होगी, और कंप्यूटर रिसोर्सेज में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इन चारों में तो आते हैं लेकिन कंप्यूटर रिसोर्सेज की परिभाषा में नहीं आते। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है। यानी कंप्यूटर का रिसोर्सेज की परिभाषा जो दी जाती है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा कंप्यूटर की बात की जा रही है तो कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज की बात की जा रही है, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है वो सिस्टम भी इसके अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो आप ये बताओ कि कई सारे कंप्यूटर होंगे, एक तो होगा नहीं, तो हमारे पास में कंप्यूटर नेटवर्क होगा। ठीक है, अगर नेटवर्क है तो हमारे पास में डेटा होगा, और डेटा है तो डेटाबेस होगा। ठीक है, और डेटाबेस है तो इनको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर भी होंगे। तो ये सारे शब्द जो आते हैं वो आपकी परिभाषा का हिस्सा हैं। तो क्या इनमें से कहीं पर भी ऑपरेटर की बात की जा रही है, कहीं पर ऑपरेटर की बात नहीं की जा रही, इसलिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर रिसोर्सेस की परिभाषा में नहीं आता है, यूजर को रिसोर्सेस में नहीं रखा गया है। रिसोर्सेस वो चीज हैं जिसका हम यूज कर रहे हैं, हमें ही तो रिसोर्सेस चाहिए, तो हम रिसोर्सेस थोड़ी ना हो जाएंगे। रिसोर्सेस वो चीज है जो हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं, कंप्यूटर डिवाइस करते हैं, कंप्यूटर डेटाबेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हार्डवेयर चाहिए, ये हमें चाहिए। तो हम कहां से आएंगे परिभाषा में भाई? भाई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही पूछ रहा है भाई, आंसर तो करो, कम से कम आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को आंसर
दे दिया है। अब मुझे इसका आंसर मुझे सही पता होना चाहिए। सही तब पता चलेगा जब आपने दिया होगा। आपको बाद में अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्मल क्लास देखते चले जाएंगे, आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना आप यहाँ पे कमेंट करने के बाद में मजा आता है, क्योंकि वहां पे हमारा फोकस बढ़ जाता है, और फोकस बढ़ाना है तो आपको भाई कमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, बिल्कुल है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कार्रवाई की जाती है, और कार्रवाई करी जाएंगी तो उनके लिए हमारे पास में भाषा होनी चाहिए कोई ना कोई। अब भाषा है तो भाषा कौन सी होगी? क्या हिंदी होगी? हम हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो हिंदी में होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे तेलुगु भाषी हैं तो तेलुगु में होनी चाहिए, तमिल हैं तो तमिल में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो कार्रवाई की जाती हैं, ये ना तो हिंदी में की जाती हैं, ना ही किसी स्थानीय भाषा में की जाती है, ना ही भारत की किसी भी भाषा में की जाती है। और यहां पर कार्रवाई जो की जाती है ये हमेशा अंग्रेजी में की जाती है, और इसके लिए आर्टिकल भी दिया गया है, आर्टिकल नंबर 348। यानी जिसका केस है उसे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या बोला जा रहा है, क्योंकि एक गरीब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना केस करता है तो वो चीजें अपनी बता तो देता है, लेकिन अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए क्या बोला जा रहा है वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, उसे चीजें समझ नहीं आने वाली हैं, क्योंकि कार्रवाई तो अंग्रेजी में चलने वाली है। अगर आप यहां पे कार्रवाई अंग्रेजी में कर रहे हैं तो मेरा मतलब यह है कि आप बहुत लोगों के साथ में धोखा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। जिसका केस है उसे खुद समझ में नहीं आने वाली। मेरा आंसर तो बूढ़ा हो जाता है तब आप देखते हो भाई मेरा। मैं जब यहाँ पे क्वेश्चंस को कराने के बाद ही आंसर को देख चेक करता हूं मैं। रावण रावण का भैया यहाँ पे क्या बातें हो रही है, रावण की बातें कही जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, एक कंट्रोलर ऑडिटर होता है जो खर्चे की देखरेख भी करता है। भारत सरकार कितना किस पर खर्च कर रही है, वेतन की बात करता है, सेवा शर्तों की बात करता है। ये जो अधिकार हैं यहाँ पे, यानी सीएजी की बात हो रही है, तो यहां बोला जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? आप सभी जानते हैं कि एक हमारे पास में, भारत के पास में एक सीएजी होता है जिसे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, ठीक है। और यहां पर सीएजी के वेतन की अगर बात की जा रही है तो सीएजी के जो वेतन होता है ना, इनका जो सैलरी होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर तो ये सैलरी लेते हैं। और सेवा शर्तें जो होती हैं, इनकी सेवा कैसी होगी, इनकी सेवा की जो शर्तें होंगी वो कैसी रहेगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? संसद को अधिकार होता है। यहां पर यही बात पूछी जा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। स्थानीय संसद जो होती है, भारतीय संसद जो होती है, आर्टिकल नंबर 148 में क्लॉज 3 में दिया गया है कि सीएजी की वेतन, सीएजी की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद को है। और इनकी जो सीएजी का जो वेतन होगा वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष होगा। इनकी सेवा की जो शर्तें होंगी वो संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में सीएजी कौन है? हर्ष वर्मा ने बताया सी आंसर। देवांशी जी आपका नंबर मिलेगा। लो सुजीत सिंह यहाँ नंबर मांगने लग गए, वाह जी वाह। भाई मैं यहां पढ़ लेता हूं मैं ये चीजों को। केंद्रीय वित्त मंत्री बता रहे हैं सी होगा, सी होगा। भाई यहाँ पे आंसर ना तो केंद्रीय वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री यहाँ पे वित्त मंत्रालय का काम करेगा ना, यहाँ पे वेतन की बात थोड़ी ना कर रहा। वो अपने यहाँ पे चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा, बजट निर्धारित करेगा कि क्या बजट रहना चाहिए, टैक्स लगाने का काम करेगा। ये थोड़ी ना करेगा कि सामने वाले का वेतन कितना है, ये वित्त मंत्री का काम नहीं होता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून रितु कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ले लो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो आपको क्या है कि मान लीजिए कि कोई कानून बनाया, आपका राष्ट्रपति को क्या है, एक प्रश्न उठता है और वो सार्वजनिक महत्व के लिए अगर हो तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग सकता है। लेकिन
अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाध्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानने के लिए। यानी राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। उनके विवेक पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया गया है वो परामर्श मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो ये जो अधिकार की बात हो रही है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत करता है, और वो आर्टिकल नंबर है और 143। ठीक है, ये राष्ट्रपति को तो अधिकार देता है कि वो सामने वाले से परामर्श ले, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वो उसे स्वीकार कर भी सकता है और चाहे तो वो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 143 दिव्यांशी ने बोला है, हर्ष वर्मा ने बताया है, सुजीत सिंह बता रहे हैं, एसपी। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सही आंसर जा रहा है आज के टाइम पे, यानी कई लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 16। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम पर, रात के टाइम पे जहरीली गैस का रिसाव हो जाता है। ठीक है, और वो जहरीली गैस जो है ना, टॉक्सिक गैस की बात की जा रही है, वो कौन सी थी? वो थी मिथाइल आइसो साइनेट। इस गैस का क्या हो जाता है? रिसाव हो जाता है। और रिसाव हो जाता है तो क्या होता है कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? भोपाल में एक कंपनी थी, एक प्लांट था, एक कंपनी कह सकते हो। एक उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, या आगे भी था इंडिया लिमिटेड। यहां पे इस प्लांट से गैस निकलती है, और गैस निकलने के बाद में क्या हो जाता है? हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, और एक आंकड़े के अनुसार 15,000 लोगों की क्या हो जाती है? दम घुटने से मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? दम घुटने से मौत हो जाती है। उसके अलावा कई लोग अपंग हो जाते हैं, शारीरिक अपंग हो जाते हैं। अपंग होने के साथ साथ वहां पर कई लोगों को अंधापन, यानी आप यहां पे देखेंगे शारीरिक क्षति भी हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये भोपाल में हुई, वहां पर गैस त्रासदी हुई और मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये कब होता है? 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। तो बता दीजिए कितनों ने आंसर दिया है? निशांत ने आंसर दिया है सी, दिव्यांशी का आंसर है सही है, और इसके अलावा एएसपी ने भी सही आंसर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुजीत सिंह ने भी सी आंसर दिया है। तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही यहाँ पे हमारे भारत में ऐसा, यहाँ पे जहरीली गैस का रिसाव हुआ, और जिसके बाद में 15,000 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर इस गैस ने मौत के साथ साथ दीर्घकालिक समस्या से भी पीड़ित कर दिया। शारीरिक अपंगता आ गई, शारीरिक दिव्यांगता आ गई, शरीर में कई सारे अंग यहाँ पे क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट हो जाते हैं, अंधापन आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी हुई हैं। तो यहाँ पे कम से कम हजारों लोग पीड़ित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अब बात करते हैं ओजोन की। और आपको पता है कि ओजोन लेयर है हमारे पास में, और अगर ओजोन लेयर है तो हमारे पास में कोई ना कोई स्फीयर होगा। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी है तो पृथ्वी में क्या है? यहाँ पे हमारे पास में लेयर भी पाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लेयर भी बना दी, ठीक है। अब लेयर पाई जाती हैं तो मैं लेयर को भी अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और उसके बाद में पांचवी भी लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये पांचवी लेयर है जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। आप यहां पे देख पाएंगे कि ये वाला जो है इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इस वाले को हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। ये ही समताप मंडल है, और यहां पे एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर जो है यहां पर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये क्यों पाई जाती है? इसका काम क्या है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये करता क्या है?
सूर्य से यानी सन से क्या आती हैं, यूवी रेज आती हैं, और यूवी रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। अब ये अवशोषित करने से हमारा कुछ घाटा है, बिल्कुल है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती, यूवी रेज हमारी स्किन से डायरेक्ट टकराती, और डायरेक्ट टकराने के बाद हमारी स्किन कैंसर होने का चांस बन जाता। तो यूवी रेज हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारी पृथ्वी में ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को रोकने का काम करती है और हमें स्किन कैंसर से भी बचाती है। तो ये बात आप याद रखना। इसी वजह से इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और यहाँ पर इसकी ओजोन लेयर को नापने के लिए, इसकी मोटाई को नापने के लिए डावसन इकाई का यूज किया जाता है। ओनली स्टडी बाई गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। इनमें से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता क्या है। अब आपको पता है कि रेडिएशन जो होता है यानी विकिरण जो होता है, जब सूर्य की किरणें आती हैं, और सूर्य की किरणें जो आएंगी वो कहाँ आएंगी, प्रकाश, जो भी प्रकाश आएगा वो कहाँ आएगा, पौधों के पास आएगा, और पौधों के द्वारा उसका यूज किया जाएगा। और यूज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे एक रेडिएशन बनना हो जाता है। क्योंकि हमें जो गर्मी लगती है ना, हमें अगर गर्मी लग रही है तो किसकी वजह से लगती है, रेडिएशन की वजह से, विकिरण की वजह से, सूर्य की किरणों से नहीं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और पृथ्वी के द्वारा यहाँ पे रेडिएशन जो निकलता है उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। अब ये जो होता है प्रकाश, अब जो पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पौधों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो है इसे प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण कहते हैं। अब होता क्या है, इसकी जो किरणें हैं वो 400 से लेकर 700 तक होती है। अब 700 तक क्या है, इसे कहते हैं नैनोमीटर। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो कितनी होती है, 400 से 700 तक नैनोमीटर तक होती है। और इसी के कारण ये क्या हो जाती है, हमें दिखाई भी दे सकती है, इसलिए लगभग दिखाई दे सकती है, इसलिए इसे कहते हैं दृश्यमान प्रकाश कह सकते हैं। यानी यहां पर इसे क्या कहेंगे, हम अवरक्त और परावैंगनी के मध्य का भाग कहेंगे, जहां पर इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 400 से 700 के बीच में होती है। प्रकाश द्वारा यानी प्रकाश जो है पौधों के द्वारा इसका यूज किया जाता है, लेकिन ये हमें दिखाई दे जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, परावैंगनी किरणें नहीं होती हैं भाई, यूवी रेस तो रोक ली जाती है ना, परावैंगनी कैसे कह दोगे। पौधों के लिए नीचे आना जरूरी है, और नीचे कौन आता है, यूवी रेस तो रुक जाती है। अगर यूवी रेस सारी आ जाती तो क्या होता, कैंसर होता। अभी तो पढ़ा था तुमने यार, कैसी बातें करते हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की बात की जा रही है। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है वो कौन से देश का है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, मैं बताता हूं। जो सबसे ज्यादा लंबा है ना, उसके पास में 1,46,385 शब्द हैं। ठीक है, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अगर आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद उसमें कितने हैं, 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद कितने भाग में हैं, तो भाग हमारे पास में 25 हैं। 25 के साथ में हमारे पास में क्या है, अनुसूची है। तो अनुसूची संख्या की बात की जाएगी तो हमारे पास में अनुसूचियों की संख्या पूछी जाती है, तो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये किसकी बात की जा रही है, आप सभी समझ गए होंगे। तो सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो इंडिया का है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। आर्टिकल नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाई 22 भाग होते हैं, लेकिन इसमें भी जो है 9A, ऐसे प्रकार से A B C और को ऐड कर लिया जाए तो 25 हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि इनमें से किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कावेरी जल विवाद है। पहली बात तो हमें कावेरी जल विवाद के लिए कावेरी नदी का पता होना चाहिए, क्योंकि कावेरी नदी का पता होगा तभी तो बता पाओगे इस जगह पर है और इस जगह पर विवाद हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी कहां से आती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से अगर निकल रही है तो यहां पे ये पता होना चाहिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर है। तो आप क्या कहोगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है। चलो
अगर कर्नाटक है तो इसका मतलब क्या है कि कर्नाटक इस विवाद में शामिल होगा, क्योंकि यहां से तो निकल रही है। और इसका जो मुहाना है, मुहाना कहां पे होगा? बे ऑफ बंगाल की तरफ। और आप यहां पे देखेंगे कि इस तरीके से कर्नाटक तो इस साइड है, यहां कर्नाटक है, और आपको कहां जाना है? बे ऑफ बंगाल की तरफ में। तो आप ये बताइए, बीच में भी तो कुछ स्टेट आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से स्टेट आएंगे? तो इसमें कर्नाटक शामिल होगा, और इसमें केरल शामिल होगा, इसमें तमिलनाडु शामिल होगा। लेकिन पुडुचेरी तो आपका तीनों जगह पे है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी इसमें शामिल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। और ये कावेरी नदी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है। कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ में जाती है, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र पेरिनियल रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की, जहां पे दोनों तरफ से पानी आता है, आते हुए मानसून से भी और जाते हुए मानसून से भी। इसी वजह से कावेरी नदी दिसंबर के टाइम पे क्या होती है? उफान पर होती है, और तमिलनाडु में यहां पे बाढ़ आती है। ठीक है, हेलो भाई सौरभ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत लेट हो भाई, वैसे तो कोई बात नहीं है, आ गए यही बात है, काफी है। आज आगे हो सकता है कल भी आओगे। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। कच्चा तीशु लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में कच्चा तिबू है। ये क्या है? कच्चा तिबू है। और ये क्या है? ये एक द्वीप है। ठीक है, हमारे पास में क्या था? एक द्वीप था जिसका नाम था कच्चा तिबू द्वीप। और ये कच्चा तिबू द्वीप जो है भारत के जो श्रीलंका के बॉर्डर पे पड़ता था। बॉर्डर का मतलब है कि जो हमारे द्वारा समुद्र में बॉर्डर बनाया गया है, पाक जल मरुदय जिसे बोलते हैं, यानी पाक स्टेट के नाम से जानते हैं, वहां पर एक द्वीप है जिसे कच्चा तिबू के नाम से जानते हैं। तो यहां पे इन दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद होता है। भारत कहता है ये मेरा है, और श्रीलंका कहता है ये मेरा है। दोनों के बीच में विवाद गहराता है। फिर क्या होता है? दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। और समझौता होता क्या है कि ऐसा करो कि कोई एक देश इस क्या कर लेते हैं, इस द्वीप को ले लेता है। अब वो देश कौन बनेगा? तो वो बनता है कौन? वो बनता है आपका श्रीलंका। यानी भारत के द्वारा श्रीलंका को कच्चा तिबू द्वीप सौंप दिया जाता है। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे 1974 के टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी तो 1975 में लगी थी, तो 1974 में कौन होगा? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा कच्चा तिबू द्वीप जो है वो क्या कर दिया जाता है? श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। भारत श्रीलंका समझौते के तहत 1974 में श्रीलंका को यहां पे कच्चा तिबू द्वीप इंदिरा गांधी के द्वारा सौंपा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कहां से आया भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू सुल्तान, इनका कह सकते हो कि ये बहुत ही मतलब युद्ध में बहुत अच्छे थे। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। मृत्यु अगर होगी तो यहां पर कोई ना कोई बैटल हुआ होगा। तो एक बात याद रखना कि एक बार होता है श्रीरंगपट्टनम में, क्या होता है? युद्ध होता है। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई होती है 1799 में। और इस 1799 में लड़ते लड़ते क्या हो जाता है? इसे कहते हैं फोर्थ, क्या कहेंगे? इसका युद्ध किससे चल रहा है? अंग्रेजों का युद्ध मैसूर से चल रहा है, इसलिए इसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां होती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में 1799 में हो जाती है। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें इनकी लड़ाई, इनमें क्या हो जाती है? लड़ाई होते होते इनकी मृत्यु हो जाती है। और गवर्नर जनरल उस टाइम पे बेलेजली बनाए गए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए, इंदिरा गांधी मेरे गांव में आई थी। तो भाई तुम्हारी उम्र कितनी है अगर तुम्हारे गांव में आई थी तो? अभी की हो पहले की हो? तो चौथे युद्ध में ही तो बताया भैया, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। हाँ देख लिया करो, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23,
भीमबेटका की बात कर रहा है। भीमबेटका की गुफाएं हैं और इस भीमबेटका की गुफाओं के अंदर बहुत सारे क्या है चित्र बनाए गए हैं जो कि हमारे प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। तो ये भीमबेटका गुफाएं हैं और भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और इसे विश्व विरासत स्थल में यानी हेरिटेज साइट में काउंट कब किया गया था, 2003 में किया गया था। और इसकी जो खोज की गई थी 1951 में की गई थी विष्णु श्रीधर के द्वारा। तो इसकी खोज किसके द्वारा होती है, विष्णु श्रीधर के द्वारा 1951 से लेकर 1958 की खुदाई में होती है। और यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत सारे हमारे पास में क्या है, हमारे बहुत सारे चित्र जो कि मतलब हमारी सभ्यताओं से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल ड्रीम टीचर भाई, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर, नाम पूरा अगर आप बता रहे हो तो मैं बता देता हूं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर नाम था उनका। 1951 से लेकर 1958 के बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। और खुदाई में यहाँ पे क्या होता है, एक खोज, एक केव खोज की जाती है। चलो कोई बात नहीं है, राधे राधे भाई राजकुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आपको पता है कि हमारे पास में विटामिन पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बनते हैं। तो विटामिन जो बन रहे हैं या फिर पाए जा रहे हैं या फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि इनका कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, अब विटामिन जो है, एक विटामिन ऐसा है जिसकी अगर कमी हो जाए तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी। अब क्लॉटिंग क्या होती है, तो आपको जब चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे ब्लड बाहर निकलता है। और ब्लड जब बाहर निकलता है तो धीरे 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 करके आप देखेंगे कि वहां पर एक लेयर बनकर तैयार हो जाती है और ब्लड धीरे धीरे बंद हो जाता है। यानी जहां से ब्लड बाहर आ रहा था वहां पर एक क्लॉटिंग देखने को मिलती है, वहां पर एक लेयर देखने को मिलती है, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता कौन है, इन चारों में से कोई एक विटामिन है जो हेल्प करता है। तो इसका आंसर कौन देगा, राजकुमार भाई, एग्जिट वर्मा जी, चलिए ड्रीम टीचर, ओके ओके ओके। और एएसपी ने आंसर दे दिया है, ओनली स्टडी ने आंसर दे दिया है, राजकुमार बता रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रिंस का भी आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन आपका क्या आंसर सही होगा, विटामिन के आंसर यहां पे सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है या ब्लड क्लॉटिंग में कमी आती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए इस विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका, फाइलोक्विनोन इसका नाम है, जो इसका क्या है, एक केमिकल नेम है, जो इस नाम से भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फाइलोक्विनोन की कमी से किस में कमी आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग में कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, यानी विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए विटामिन सी, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। ठीक है, आपके मसूड़ों में समस्या हो जाती है, आपके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और कैल्सीफेरॉल की वजह से, कैल्सीफेरॉल की वजह से क्या होता है, एक रोग होता है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो कि बच्चों में पाया जाता है। लेकिन अगर वयस्क की बात करेंगे तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्सीफेरॉल की वजह से होता है। आप यहां पे देखेंगे विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। और विटामिन डी यहां पर बनता है, कब बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो आपको बोला जाता है कि जब विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप सूर्य के प्रकाश में जाके, यानी रोजाना सुबह की धूप आप ले, जिससे आपके अंदर विटामिन डी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनटीपीसी का पेपर राजस्थान के कोटा में 21 अगस्त 2025 को है। भाई निशांत माथुर, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे और वहां पर जब एग्जाम देंगे तो अच्छे तरीके से देंगे, क्योंकि एग्जाम इतना ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें आप चीज़ों को ना कर पाओ। बस आपका फोकस इतना होना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो पढ़ाई ज़्यादा ना करें अब आगे, और आप बस इतना ध्यान दें कि मस्त आप नींद लें, और कुछ टाइम बाद आप जब एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में जाएं,
कभी भी कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व ना करें जैसे कि हड़बड़ी हो, ठीक है। तो आप आसानी से समझने के बाद में उसको, और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट करा दिया। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा रीजनिंग की क्लास भी दी जाती है सुबह 7 बजे। इसके बाद आप 12:30 बजे मेरे साथ में जुड़ ही जाते हैं जीके की क्लास में। आप शाम को मैथ्स की क्लास के लिए 8 बजे जुड़ सकते हैं, और शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से हमारे साथ में यूपीएसआई को पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के साथ में आप हमारे साथ में एक बैच भी ले सकते हैं। और वो बैच कौन सा है? और ये बैच है आपका चाणक्य बैच। और इस चाणक्य बैच में आपको क्या फायदा मिल रहा है? तो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको पता है वैकेंसी आ चुकी है। R50 नाम से आप भी डिस्काउंट ले सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, और R50 कूपन कोड लगाकर ये बैच आपको 299 में मिल जाएगा, यानी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 50% का डिस्काउंट आपको ये जो है ये तब तक मिलेगा जब तक जन्माष्टमी नहीं आ जाती। तो जन्माष्टमी तक आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसी के तहत आप इस कोर्स को 299 में ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला है। और जितने भी लोग हैं कम से कम इतना बता दें कि आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं कितने सही हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके आपको कहां पे ये बैच मिलेगा? तो बाईएससी ऐप पर मिलेगा। बाईएससी ऐप डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के बाद 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेंगी, और डिटेल देने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको हमारा ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे हमारा बैच आपको दिख जाएगा, और पेड कोर्सेज में जाकर भी आप इन बैचेस को देख सकते हैं। ओनली स्टडी भाई, थैंक यू भाई। जितनों को क्लासेस अच्छी लगी हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, और लोगों को शेयर जरूर करें। और शेयर करने के साथ साथ ये भी बताएं कि कितने सही गए हैं। 24 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यहां पे बता दिया है ओनली स्टडी ने 9 में से 8 सही हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर 9 में से 8 सही हैं तो ये तो अच्छा है। भले ही आपने पहले की क्लास नहीं देखी हो तो आप बाद में जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? पढ़ोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, अब कोई आंसर ये भी नहीं बता रहा है कि हाँ मेरे कितने सही हुए हैं। भाई एक ने बताया है, बाकी कम से कम यार इतना तो एसएमएस कर दिया करो, इतना तो मैसेज कर दिया करो, जिससे चीजें हमें पता चलें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी 12:30 बजे आपको कल हम इसी टाइम पर मिलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में 12:30 बजे जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने के लिए रोजाना जुड़ सकते हैं यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर। जो नए साथी जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको मुझे लगता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। प्रिंस के 8 सही गए हैं, कोई बात नहीं है, आगे और अच्छे हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो, अगर आप रोजाना क्लास देखेंगे तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।